ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत है या आपने इसको स्वयं बनाया है? जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, देखिए ISO का 10,000 सूट है जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अगर आप अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानते हो तो आप ISO 10,000 क्यों नहीं यूज कर रहे? ये मेरा सवाल है आपसे। ये ISO 10,000 के तहत नहीं है, ये क्यों नहीं है मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ISO तो लेजिटिमेट स्टैंडर्ड है, ये तो आपका अपना बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, तो जो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है वो यूज करिए ना आप। सर सेल्फ रेगुलेटेड है ना ये तो आप उसको लागू कीजिए उसमें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएट हैं, जिनको नौकरियां नहीं हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। इसलिए सरकार को जो उनकी स्किल बढ़ाने की पूरी बात है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने की बात है, उसके तहत उसमें आना चाहिए। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। यह है कि अगर एक कंपनी के सेल्समैन ने आपको माल ऐसा बेचा है जिसमें आपको बाद में उसकी कमी पता लगे, तो आप वो पैसा वापस लेके उसको कहेंगे भाई ये तेरी पॉलिसी पड़ी है, मेरा पैसा वापस दे, तो ये कर सकते हो। ये एक रेगुलेशन है और ये एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशन है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में या वन साइडेड सिचुएशन में। और आमतौर पर हमने ये देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी माध्यम है वो वन साइडेड हाई प्रेशर सेलिंग है। अमेरिका के कुछ शहरों में कानून है कि कोई सेल्समैन किसी घर की घंटी नहीं बजा सकता, तो बजाएगा तो वो जेल जाएगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ अमेरिका में, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था जिसने कहा सर मैंने 2 साल डायरेक्ट सेलिंग करी है और एक रात मुझे जेल में बितानी पड़ी। उसने मुझे कहानी बताई, तब मुझे पता लगा कि ये होता है अमेरिका में। तो ये कंज्यूमर की प्राइवेसी का भी इशू है कि सोशल नेटवर्क में आप किसी आदमी को ट्रस्ट करते हो, वो कमर्शियल पर्पज के लिए आप अपनी सोशल डिस्गाइज में आपको एक्सप्लॉइट कर लेता है, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है, जो कंपनी उसके पीछे उसको भी पैसा कमाना है, तो उनका काम तो पैसा कमाना है। परंतु जो कंज्यूमर खरीद रहा है उसको तो अपना वेलफेयर देखना कि मेरी मेहनत की कमाई के पैसे मैं दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे वैल्यू मिले। अमिताभ बच्चन कौन सा सीमेंट बेच रहे हैं, अब कोई उनसे आगे पूछेगा कि साहब आपने ये सीमेंट अपने घर में लगाया था नहीं लगाया था, या आप ये गाड़ी चलाते हैं नहीं चलाते हैं, उसके बाद में आप गाड़ी बेच रहे हैं। ये एक या आपने सीमेंट लगा दिया और 2 साल बाद छत गिर गई, तब पता लगा आपको। हाँ, तो फिर तो अमिताभ बच्चन भी नहीं होंगे और छत भी नहीं, वो तो बोलेंगे तो हमने तो ये कहा था। आपने अपने आंखें खोल के और सोच समझ के खरीदा, जिम्मेवारी आपकी। उस समय तो सब कन्नी काट जाएंगे, क्योंकि जब पैसा व्यापारी के जेब में चला जाएगा तो वो तो कहते हैं मैं तो आपको जानता ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ना, यहाँ पर ये पकड़ सकते हैं क्योंकि आपकी सोसाइटी की महिला है, उसने आपको बेचा है और बोला कि ये 2 साल तक मेरा डिब्बा जो है टिफिन का ये काम किया। क्या ये एक ट्रस्ट ज्यादा बनाने का जरिया है? ज्यादा बनाने का, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप रिटर्न कर सकते हैं या वापस दे सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कुछ भी आपको प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अगर शिकायत IDSA के पास आती है तो 21 दिन हम कंपनी को देते हैं, वो आपस में रिजॉल्व करें। उसके बाद अगर कंपनी आपस में रिजॉल्व कर ले तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो एक कोड एडमिनिस्ट्रेटर होता है IDSA का, जो IDSA के बाहर होता है, वो उसको कंप्लेंट जाती है और वो और IDSA खुद मिलकर 21 दिन में फिर से कंप्लेंट को आपस में बातचीत में नहीं होता तो फिर वो सीधा बताइए कि आपने पिछले साल में कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व करी है, बताइए। ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं वो लॉजिस्टिक्स के लिए आती हैं कि हमें डिलीवरी 4 तारीख को मिलनी थी, हमें 6 तारीख को मिली, या हमें 8 तारीख को मिली, या हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। तो डिलीवरी की हमें कंप्लेंट्स काफी आती हैं। क्वालिटी के ऊपर हमें ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं आता। ज्यादातर हमें लॉजिस्टिक्स का हमें ऑलरेडी मालूम है कि काफी प्रॉब्लम है हमारे देश में ही, तो उसके लिए हमें कंप्लेंट ज्यादा आती है। एम्बे, एवॉन, मेरिके, हर्बल लाइफ, टपरवेयर और ये बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो यहाँ पर हैं, स्वीडिश कंपनी ओरिफ्लेम जो है वो भी हिंदुस्तान में काफी दिनों से काम कर रही है। एम्बे में आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस अब तक रहा है? काफी आपको एडवर्टाइजमेंट आता है, लोग कहते हैं यार ये मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल सर, यानी जनरली एडवर्टाइजमेंट ऐसा देखा गया डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अहम हिस्सा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मेन सोर्स जिसे व्यक्ति को, कंज्यूमर्स को बताया जाता है वो है कि पर्सन टू पर्सन, और इसीलिए जो रिटेल प्रॉफिट मार्जिन और जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। लेकिन एम्बे या जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं, हर एक कंपनी इंडियन मार्केट के हिसाब से अपनी परिस्थितियां चेंज करती हैं। इंडियन मार्केट करीब 120 करोड़ की पॉपुलेशन के मार्केट है, और हर एक को रीच आउट करने के लिए इट वुड हैव टेकन काफी समय लगता है। इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा पूरा। तो उसके देखते हुए ब्रांड एडवर्टाइजमेंट एम्बे ने शुरू करा, मास एडवर्टाइजमेंट नहीं, एम्बे ब्रांड अवेयरनेस शुरू करा है।
कुछ कंपनियां भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जैसे टपरवेयर और Oriflame भी थोड़ा इस चैनल को यूज करना शुरू करिए, लेकिन कभी भी हम जो मास मार्केटिंग कंपनीज हैं उसके हिसाब से उतना एडवर्टाइजमेंट शायद नहीं करें। हमारा जो 13 साल में एक्सपीरियंस रहा है, एमवे का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। हर एक साल करीब हम 20% के आसपास से हमारी बढ़ोतरी हुई है। अभी करीब 1780 करोड़ का लास्ट ईयर का टर्नओवर है और 2500 करोड़ की उम्मीद है कि 2015 का टारगेट है कि वहां तक पहुंच जाएंगे। ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस टाइम टू टाइम इंडस्ट्री का, जैसे जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस है वो एमवे के भी चैलेंजेस हैं और हम सबसे बड़े होने के कारण शायद वो चैलेंजेस हमारे को ज्यादा फेस करने सामने आते हैं। लेकिन चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो बहुत शातिर है। दुनिया भर में आप किसी भी बड़े मल्टीनेशनल के सीईओ से जाके पूछ लें तो वो कहेगा कि हिंदुस्तान का कंज्यूमर बड़ा तेज है और भिंडी भी लोग खरीदते हैं, टमाटर भी खरीदते हैं, तो एक एक चीज उठा करके और तब खरीदते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि आपकी सेल जो है वो डायरेक्ट है और उसमें कोई डिस्प्ले जो है वो नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उसमें है। लेकिन फायदा इसका यह है कि आप 3 स्टेजेस जो हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग की हैं, उनको आप पार कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर है। आपको क्या लगता है कंज्यूमर के हिसाब से कि क्या डायरेक्ट सेलिंग हमारे जैसे मुल्क में जहां पर जगह की बहुत कमी है, रिटेल स्पेस जो है वो बहुत महंगा है, लोगों को सस्ते से सस्ते माल की जरूरत है क्योंकि हमारी पॉकेट इतनी बड़ी नहीं है, देश बड़ा है, पॉकेट्स जो है उसमें छोटी हैं, क्या ये एक प्रॉफिटेबल लाभ का सौदा है? देखिए, लाभ की चिंता बेचने वाले को होती है, खरीदने वाले को चिंता होती है कि भाई क्या मुझे अपनी मेहनत की कमाई का जब मैंने खर्चा किया तो मुझे वैल्यू मिली, वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट का हिस्सा है, बिना कंज्यूमर के तो मार्केट हो ही नहीं सकती। कंज्यूमर नहीं होगा तो सेलर भी नहीं होगा। तो इसलिए ये कंज्यूमर का नजरिया जानने की जरूरत है। उसको क्या चाहिए? उसको बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते दाम पे चाहिए और अगर कोई शिकायत हो तो उसकी वापसी या उसका रिपेयर, पूरी सर्विस चाहिए। और जो भी मार्केटिंग का इंटरमीडिएरी है, डायरेक्ट सेलिंग वाला हो या रिटेल वाला हो या मैन्युफैक्चरर हो या उसका कोई हाइब्रिड हो, वो ये एक्सपेक्टेशन अगर पूरी करता है तो कंज्यूमर उसका स्वागत करता है। परंतु डायरेक्ट सेलिंग के साथ कुछ त्रुटियां जुड़ी हुई हैं। एक तो इसको हाई प्रेशर सेलिंग कहते हैं। वन साइडेड इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड कंज्यूमर किया जाता है और आम उपभोक्ता को इतनी उसके पास अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है कि वो दूसरा पक्ष भी जान सके, क्योंकि जो बेचने आता है वो अपनी खूबियां गुनाता है, तो अपना माल बेच रहा है। ठीक है, हाँ। और वो उस हाई प्रेशर बेचने के दौरान अगर कंज्यूमर इंप्रेस हो गया तो माल खरीद लेता है और फिर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसको लगता है अरे भाई ये तो चीटिंग हो गई, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इससे बढ़िया माल इसके आधे दाम पे यहां मिल रहा है। क्योंकि वो तो नहीं बताता ना कि सब इससे बढ़िया आपको सस्ता मिल जाएगा। वो आपको आपकी एजुकेशन करने नहीं आया, वो अपना पैसा कमाने आया। उसका केवल एक भगवान है, लक्ष्मी। सुबह शाम दोपहर रात लक्ष्मी की वो स्तुति करता है और पैसा कमाना उसका धर्म है। तो उस धर्म को पालन करने में कंज्यूमर की कई बार हजामत हो जाती है। इसमें लेकिन गाइडलाइंस जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बाकायदा हैं। मैं आपको बता दूं, विक्रियर ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट जो है वो लिखी थी इसके ऊपर कि उसमें एक तो ये है कि कंपनी एक है वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी। हिंदुस्तान में ये समस्या है कि हमारे यहाँ चिटफंड और पिरामिड स्कीम्स जो हैं उससे लोग डायरेक्ट सेलिंग को कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें दोनों में क्या फर्क है? पिरामिड सेलिंग जो होती है कि आप अपने 4 आदमियों को मेंबर बना दीजिए, आपका इतना फायदा होगा, फिर आप उसके बाद में 4 के बाद 8 हो जाएंगे, उसके बाद 16 हो जाएंगे। ये जो पिरामिड सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? तो इसमें 3-4 मोटे जो फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई, हमारे को मिलना पड़ता है और एक प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। जो पिरामिड सेलिंग है उसमें कई बार प्रोडक्ट ही नहीं होता और कई बार अगर प्रोडक्ट होता है तो वो मेडिकल प्रोडक्ट्स होंगे कि अगर आप ये जूस पिएंगे तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, या आप ये गद्दा इस्तेमाल करेंगे, मैट्रेस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बैक एक ठीक हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि हमें किस कंपनी में जाना है तो हमें देखना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एक या 2 प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। अगर एक भी प्रोडक्ट है तो SKUs जो है उसके काफी होने चाहिए। ये नहीं कि चल लीजिए एक जेल है तो उसके कम से कम 5-6 SKUs तो हो, जरूर हमें देखना चाहिए। उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है वो चेक करना चाहिए। 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, कहाँ से आई है, इंडियन है कि बाहर की है, वो सब चीजें हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जिम्मेदारी है। और उसके बाद मनी बैक की जो है, मनी बैक जैसे मैंने बोला 5-6
मुद्दे मेन हैं जो कि फर्क करते हैं। मनी बैक की जो जितने भी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उसके अंदर मनी बैक की गारंटी होती है, 30 दिन के करीब की गारंटी दी जाती है। कोई लॉ ऐसा तो नहीं है, लॉ नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के दायरे में आईडीएस से काम करता है। गाइडलाइंस जो है वो खुद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बनानी है और इसमें आप बाकायदा कई सारी चीजें हैं कि 30 दिन का आपको उसे समय देना पड़ेगा और उसके बाद में मेंबरशिप फी वगैरह का जो मामला है वो उसके बारे में डायरेक्टिव्स बाकायदा उसमें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं, वो जबानी जमा खर्च पे काम नहीं करती हैं अगर देखा जाए तो। और वो सारी की सारी कंपनीज जो हैं बाकायदा लीगली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं कि आप जाकर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या उसको वो कर सकते हैं। इन्होंने बात की, सबसे बड़ी बात उसमें आती है कि बायबैक की या रिटर्न की टोटल कितना परसेंटेज हो जाता होगा आपका? यानी रिटर्न में जनरली आप देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं यानी प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इंफोसिस रखता है। तो जनरली हमारा जो रिटर्न है, और जैसे एमबे की तरफ से कहूंगा लेस देन 1% प्रोडक्ट हमारे को रिटर्न में वापस आता है। और इसका डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जनरली आप जो बेच रहे हैं किसी नॉन व्यक्ति को बेचते हैं तो कंज्यूमर जैसे आपका है करेक्ट, जैसे श्रीराम जी ने बोला कि कंज्यूमर चीटेड नहीं होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो उसके लिए जैसे कि आपने किसी जानकार से खरीदा, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आईडीएसए की मेंबर है उनको ये गारंटी देनी पड़ती है मेंबरशिप बनने के लिए कि उन्हें 100% मनी बैक देनी पड़ेगी। पीरियड वेरी कर सकता है 7 दिन से 30 दिन के आसपास तक का। तो इस बीच में अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट का तो वो जाके प्रोडक्ट वापस कर सकता है जिससे खरीदा था, और कंपनी उसे प्रोडक्ट वापस लेने की बाध्य है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो जिससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो पिरामिड और ये डायरेक्ट सेलिंग से, कि जो पिरामिड कंपनीज होती हैं वो जनरली रिक्रूटमेंट ड्रिवन होती हैं। उनमें होता है कि जब तक नए व्यक्ति आते रहेंगे सिस्टम में वो चलती रहेंगी, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो कमीशन देना है वो केवल सेल पे है। अगर 10 आदमी है, 10 आदमी हर साल खरीद रहे हैं तो खरीद बिल्कुल, तो वो मेन एक है। तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है, और जो व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है उस व्यक्ति के पास भी ये चॉइस है कि वो अगर अनसेटिस्फाइड है इस बिजनेस से तो वो कंपनी को वापस कर दे जो भी उसने अपना लिया है। और 90 दिन के अंदर, जैसे एमबे की तरफ से हम 90 दिन करते हैं, हर एक इंडस्ट्री का अपना है, लेकिन हर एक इंडस्ट्री एक फिक्स पीरियड देती है, निर्धारित पीरियड, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड कि उस बीच में वो डिसाइड करे क्या वो ये बिजनेस अफसर करना चाहता है या प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। तो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 18 हमारी मेंबर है सब उस चीज के लिए एक कमिटमेंट दे रखा है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हिंदुस्तान में ये है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हमारी इतनी बड़ी जो वर्क फोर्स है उसके लिए लाभदायी हो सकती है, नंबर 1 बड़ी बात। नंबर 2, क्या हमारे मुल्क में जहाँ पर अभी भी अशिक्षा बहुत ज्यादा है, क्या वहां पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं वो अपने जो गुड्स हैं, अपने जो सामान है उनको बेच सकती है? इसके बारे में कुछ देर में हम हाजिर होंगे तो चर्चा करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सोशल इम्पैक्ट है, जो समाज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मंत्री, फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हिंदुस्तान में सिर्फ $1 बिलियन के आसपास का डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है, लेकिन इसमें जो लोग जो लगे हुए हैं उनकी संख्या काफी है। लोग कहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री जो है उसमें हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा आगे चलकर लोगों को जॉब देने की, लाइवलीहुड्स देने की क्षमता है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें हालात इस समय यह है कि इंडस्ट्री का साइज जितना बढ़ता है उससे ज्यादा कहीं लोगों का साइज बढ़ता है, क्योंकि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव जो है ये इंडस्ट्री है। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कई लोगों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। अगर हम रिटेल को देखें तो रिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। यहां पर आपको रीच आउट करना पड़ता है लोगों तक जाने के लिए, और इसलिए इसमें क्षमता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो है जॉब्स जो है वो दे सकती है। और हिंदुस्तान में अगर देखें तो मिलियंस में अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 साल के अंदर
2004 से लेके 2009, माफ कीजिए 5 साल के अंदर कोई 12 लाख लोग इसमें लगे हुए थे डायरेक्टली काम करने के लिए, और 2009 में कोई 20 लाख उनकी संख्या हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह से ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ पर मुल्क में तमाम ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास में नौकरी नहीं होती। हिंदुस्तान में आर्ट्स के और साइंसेस के तमाम ग्रेजुएट होते हैं जिनके पास में वोकेशनल स्किल्स नहीं होती, और वो जो है इसमें अपना काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब कि कॉलेज डिग्री जिनके पास में है, ग्रेजुएट सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में है, कोई 48% के आसपास, पोस्ट ग्रेजुएट लोग 29% के आसपास जो है वो डायरेक्ट में है, और प्रोफेशनल डिग्रीज जिनके पास में है वो भी 11% के आसपास हैं। और वो इसलिए कि ये आपको अपनी नौकरी के अलावा एक एडिशनल इनकम जो है, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया रहता है कि अपना जो माल आ रहा है तो वो ठीक है, नौकरी आप कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको वीकेंड्स में काम करके, छुट्टी के दिन काम करके आप इसको कमा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। अमेरिका में ये देखा गया है कि कोई 82% के आसपास जो डायरेक्ट सेलर्स में इन्वॉल्व हैं वो महिलाएं हैं, और हमारे मुल्क में कामकाजी महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। क्या हमारे यहाँ पर भी इस समय हालात वही हैं? मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा ये क्या है। 70% के करीब डायरेक्ट सेलिंग में आजकल महिलाएं जो है इन्वॉल्व है, और यही एक ऐसा वर्टिकल है जहां पर कंपनीज जो है वो सिर्फ महिला को ही अपॉर्चुनिटी देती हैं। कुछ कंपनियां एक कपल को अपॉर्चुनिटी देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही देती हैं, जैसे कि टपरवेयर, एवॉन और मैरी के। ये जो 3 कंपनियां हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए करती हैं। तो महिलाओं को तो इस जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हर महिला की मर्जी है कि वो फुल टाइम जॉब करना चाहे या ना चाहे। तो अगर उसका नहीं है मन करने के लिए काम, तो वो ये अपना घर भी संभाल सकती है और काम भी कर सकती है, दोनों चीजों को साथ साथ रखते हुए आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पार्ट टाइम जॉब जो है वो महिलाएं हमेशा करती हैं। हालांकि वो फुल टाइम जॉब है घर चलाना, लेकिन हम उसे पार्ट टाइम जॉब मानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी जो इनकम है इससे वो सप्लीमेंट होती है। तो क्या इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, इनके गुड्स हैं वो यूजुअली जो हैं वो महिला ओरिएंटेड होते हैं। टपरवेयर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किचन के आपके इक्विपमेंट हैं और आप उन्हें बेचते रहिए, और महिलाओं के अंदर साथ साथ उनको बेचते रहिए। ज्यादातर जैसे देखा गया है, जनरली जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को चूज करते हैं बिगिनिंग में पार्ट टाइम चूज करते हैं, और महिलाओं के लिए ये एक अवसर ज्यादा आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि 1-2 घंटा दिन में उनके पास समय निकालने को हो जाता है। भले ही आपने बिल्कुल सही कहा वो फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन 1-2 घंटा वो निकाल सकती हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो जैसे जो हमने देखा है प्रोडक्ट्स जो हैं, दो पर्सनल केयर, होम केयर ज्यादातर कंपनीज के पास कॉस्मेटिक्स है, और भी न्यूट्रिशन और वेलनेस के प्रोडक्ट्स काफी इसमें इस चैनल के थ्रू बेचे जा रहे हैं। तो महिला इनिशियली शुरू करती है इस बिजनेस को, और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रहती है तो जनरली हस्बैंड्स का भी इंटरेस्ट उसमें आने लगता है। पैसा आने लगता है तो हस्बैंड को लगता है कि ये कोई काम की चीज है। और बाद में जैसे हमने देखा जो हमारे जो फुल टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेल्स कंसल्टेंट जो फुल टाइम चले जाते हैं, तो जनरली वो एक रीजनेबली अच्छी इनकम होके हस्बैंड बोलता है चलो अब मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाऊं। तो इसीलिए इंडिया में या यूएस में जैसे 70 से 80% लेडीज हैं। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज जो है कि कंपनियां, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत पैसा ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती हैं, परीक्षण बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है कि आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जिस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग एक बहुत अहम है, उसको ट्रेन करा जाता है। लेकिन कोई ऐसे अभी कॉलेजेस नहीं है, आप ही लोग ट्रेन करते हैं, मतलब जो इंटरनल है, ऐसे कोई कॉलेजेस नहीं है, ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है जो कि इसे बताते हैं? देखिए, ये जो ट्रेनिंग है ये कंपनी स्पेसिफिक, प्रोडक्ट स्पेसिफिक और सेल्स टेक्निक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है कि भी आप कैसे अपने सोशल पोजीशनिंग को इस्तेमाल करके लोगों को के पास जा सकते हैं, उनको इनकी गुणवत्ता के बारे में बता के। ये जब ट्रेनिंग हो जाती है तो मेरा ये कहना है कि जब कंज्यूमर है उसको अपने सोशल सर्कल का कोई आदमी मिलता है और वो खूबियां गिनाता है और कमियां की बातें नहीं करता, जब
तो कंज्यूमर कई बार तो अब फिल्म जो देख रहे हैं, कोई भी फिल्म वाला ये थोड़ी बोलेगा मेरी फिल्म खराब है। नहीं, पर फिल्म देखने से पहले अगर 4 लोग बोलेंगे भैया इसमें जाओ या ना जाओ, उसके बारे में दोनों पक्ष होंगे, तभी वो इन्फॉर्म कंसेंट। देखिए, कंज्यूमर को इन्फॉर्म कंसेंट बहुत जरूरी है। वन साइडेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर फैसला करने के लिए इन्फॉर्मेशन की कमी है, और इन्फॉर्मेशन वन साइडेड दी जाती है, तो ट्रेनिंग ही वन साइडेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए देते हैं। ये कंज्यूमर को ये बताने के लिए थोड़ी देते हैं कि तुम्हारे बेनिफिट में क्या है। ये हमारा माल कैसे बिके, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल, सारी इंश्योरेंस पॉलिसी, गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब बिकता है सेलिंग से, पर्सनल सेलिंग से। परंतु उसमें पता क्या है? हाँ, तो वो तो जाके यही बता नहीं, पर उसमें क्या है, दुनिया भर में इंश्योरेंस इज नेवर बॉट, इट इज सोल्ड, ऐसा कहा जाता है। बेचने की कोशिश करोगे तो बिकेगा, और इस कारण से वन साइडेड सेलिंग होती है। पता लगा उसको 1 साल के बाद कि यार मैंने तो ये कौन सी पॉलिसी खरीद ली, इसमें तो मुझे नुकसान हो रहा है। 20 केस आते हैं लोगों के पास जिसमें पता लगता है कि भाई इंश्योरेंस वाले ने तो वन साइडेड स्टोरी करके बेच दिया, वो चल दिया कमीशन लेके, और ये बेकार पॉलिसी लेकर बैठा है। ये तो रेगुलेशन बना। अपने देश में क्या रेगुलेशन है? आपने इंश्योरेंस खरीदा, शिफ्ट कर सकते नहीं, आपने खरीदा तो 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है। 1 महीने खरीदने के बाद 1 महीने तक आप पैसा वापस मांग सकते हो। आपको पता लगा कि जो मैंने खरीद लिया, जो मैंने साइन कर दिया, उसमें गलती थी या कोई कमी थी, तो आप मेरे सॉरी, आई एम गोइंग बैक, और मेरा पैसा वापस करो। पोर्टेबिलिटी सरकार ने शुरू कर दी है इंश्योरेंस की, इसीलिए वो तो पोर्टेबिलिटी तो यह है कि भाई एक कंपनी से दूसरी कंपनी ले जा सकती है। जानकारी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, और उसमें जल्दी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अवेयरनेस जो है, जो ट्रेडिशनल रिटेलिंग है, उसमें लोगों पे ज्यादा होती है। सैमसंग का फोन खरीदना है, नोकिया का फोन खरीदना है, ब्लैकबेरी खरीदना है, फलाना खरीदना है, ठीक है, उस मार्केट में उसकी जानकारी है। आपके जो गुड्स हैं उनकी इतनी जानकारी नहीं है कि आप भाई एमवे से हमें ये खरीदना है और फिल्म से ये खरीदना है, तो उनकी जो जानकारी है वो नहीं होती है। उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि लोग जो हैं वो एजुकेटेड चॉइसेस डायरेक्ट सेलिंग में बना सकें? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं जस्ट जो श्रीराम जी ने बोला कि कूलिंग ऑफ पीरियड, जो इंश्योरेंस ने कूलिंग ऑफ पीरियड रेगुलेशन के साथ किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सेल्फ रेगुलेशन के तहत किया है। तो हम ये कूलिंग ऑफ पीरियड हमारी 18 कंपनी और देती है कि 30 दिन, हाँ 30 दिन, 7 दिन से 30 दिन लेके वेरी है। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड बिना रेगुलेशन के डायरेक्ट सेलिंग ने अपने आप सेल्फ इम्पोज करा है। आपका प्रश्न जो था कि एजुकेशन कंज्यूमर के बारे में, उसको इंफॉर्मेशन के बारे में, ये बात सही है कि नोकिया और सैमसंग के बारे में जनरल अवेयरनेस में भी ज्यादा है, इंटरनेट में भी अवेयरनेस ज्यादा है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट जो एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा होता है कंज्यूमर, क्योंकि वो एक जानकार व्यक्ति से खरीदता है और जानकार व्यक्ति उसको पूरी तरह उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि किस लिए, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग चैनल में प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, और ऑब्वियसली इंडियन कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर इस बात पे पूछेगा कि भाई इसके लिए मैं पैसा ज्यादा क्यों दूं। तो जो सेलर है उसको जब तक उसके गुणवत्ता के बारे में बता के कन्विंस नहीं कर पाता और उसको कि भाई कंपैरेटिव प्रोडक्ट आपको इससे बेहतर क्यों है, सेल नहीं कर पाएगा। और जैसे देखा कि 20-25% से कर रही है, और तो इसलिए यानी कंज्यूमर्स उस बात को समझ रहा है ना। मास अवेयरनेस कैंपेन वाला शायद डायरेक्ट सेलिंग कभी ना कर पाए, लेकिन जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पर ये बात भी सही है कि जो आदमी बेच रहा है वो उसे कंज्यूम कर चुका है, बिल्कुल, कि भाई मैंने ये चीज ली और ये बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे खरीद लीजिए। मणिवंत में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो एक आयाम है वो ये है कि ये चाहे बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी ना हो, लेकिन जितने लोगों को हमारे मुल्क में ये नौकरियां दिला सकती है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। जल्दी से देखते हैं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं। एडिशनल इनकम के लिए आते हैं 60% लोग, इंडिपेंडेंट होने के लिए आते हैं बाकी लोग, कि महिलाएं कम से कम ये हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम हो। कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई 52% के आसपास लोग अमेरिका में देखा जाए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो उनकी जो जिंदगी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है। इनकम सोर्स मेजर जो है वो काफी लोगों का है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोग घर से काम कर सकते हैं, और कुछ लोग नए लोगों से मिलना चाहते हैं और नए काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी इसमें वो है। लेकिन कंसर्न्स जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो काफी हैं, और उसमें मोटी मोटी चीजें हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो आपने बात की, दूसरा लैक ऑफ एडिक्वेट
प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो हम बात कर रहे थे कि लोगों के पास में नहीं होती है। इंफॉर्मेशन का हाँ, ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट सेलर्स, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, ताकि आप अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बाकायदा आप कोर्स करके किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर सकें। दूसरी बड़ी हिंदुस्तान में समस्या है वो ग्रे मार्केट की प्रॉब्लम है कि हर एक चीज का जो है वो ग्रे मार्केट में उसमें आ जाता है। अन्ना हजारे का भी ग्रे मार्केट हो गया है, आपको मालूम नहीं, तो वो समस्या नहीं है। हाँ। वो फ्री मार्केट का एक प्रतिबिंब है कि हर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, तो ये मार्केट की ब्रेड्थ को बढ़ाती है कि आप पहले ग्रे मार्केट से माल खरीदेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं इसमें फर्क है कोई, तो बेटर ठीक नहीं है, तो उसमें बेटर वाले में चलिए आप 10% पैसा एक महीने में माल खराब आपके हो जितने भी गाड़ियों के स्कूटर्स के पार्ट्स हैं ये सारे जो आते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्री से आते हैं, पहले आप कम पैसा खर्चने के लिए उससे लेते हैं, फिर आप बाजार में क्या है वो कि पूछता है आपको डुप्लीकेट चाहिए ओरिजिनल चाहिए, बेचने वाला वो भी जानता है और कंज्यूमर भी जानता है। तो इसलिए इसको बुरा नहीं मानता मैं इसको ये मानता हूं कि मार्केट की मैच्योरिटी में एक स्टेप है ये। एक बार सारी मार्केट को पता लग जाएगा कि ये आइटम बढ़िया है तो वो इंफीरियर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं, परंतु मार्केट की अवेयरनेस और उसकी मैच्योरिटी का जो समय है वो हिंदुस्तान, अभी अमेरिका में तो 300 साल की मार्केट डेवलपमेंट हो चुकी है जहां से एमवे कंपनी आ रही है। हमारे यहाँ कितने साल की मार्केट डेवलपमेंट, अभी तो ये खुद ही 16 साल से है। तो इसका मतलब कहने का भैया कि देर इज अभी जरूरत है हमारी मार्केट को मैच्योरिटी की तरफ जाने। रेगुलेशन की आपने बात की कि आईएसओ सर्टिफिकेट अगर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये नहीं लगता कि ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। आप अमेरिका में जाकर के शर्ट से लेकर के कंप्यूटर जो मन चाहे डायरेक्ट सेलर से ले सकते हैं और आपको लगता है कि ये जो क्वालिटी मेरी जो है ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली इसमें वो है। उसमें दूसरी बात यह है कि अमेरिका की कंपनीज को पता है कि हमारा राजा जो है वो कंज्यूमर है और कंज्यूमर को हमने नाराज कर दिया तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमारा उसका नुकसान होगा। इसलिए आप एक चीज खरीदते हैं 3 महीने जाके भी बाद उसको वापस दे सकते हैं। ये तो 30 दिन की बात कर रहे हैं। आप किसी स्टोर में जाइए, रिटेल स्टोर में अमेरिका में 3 महीने के बाद आप बदल दीजिए, 4 महीने के बाद जाइए, बोलिए जी इसमें रंग पसंद नहीं आया, कहता बदल देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। वो बहस नहीं करते हैं, क्यों जी आपने खरीदा था, आपने किंग है वो क्योंकि ये जानते हैं कि मैं ये 200,000 के लिए मैं अगर बहस करूंगा तो इसकी जिंदगी भर की सेल मेरी से चली जाएगी। तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखते हैं और ये उनको समझ में आया है मार्केट द्वारा। ये नहीं कि उनको किसी ने ट्रेन किया है या किसी स्कूल में जाके उन्होंने पढ़ा है। मार्केट इज ए बिग एजुकेटर कि आप मार्केट में कंज्यूमर को तंग करोगे तो वो ऐसा श्राप देगा आपको कि जिंदगी भर आप पॉवर्टी में रहोगे। भैया कम से कम कंज्यूमर लूज हो जाएगा आपका। तो ये जो चीज मैच्योरिटी है ना, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, इवन रिटेल में देखा जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में आने के लिए, लेकिन जरूर आएगा। बट उस तरीके की मैच्योरिटी लेवल जो है अभी है भी नहीं हमारी कंट्री के अंदर। चाहे आप रिटेल को देख लीजिए या टेली मार्केटिंग को देख लीजिए, तो वो जब आएगा तो जरूर होगा। क्योंकि जैसे कि बोला कि जो भी कोई प्रोडक्ट है जो सही है और जो सही कंपनियां जो लेंगी वापस, वो जरूर लेंगी इसको वापस। तो धीरे धीरे हम ऐसा देंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो यूएसए की अगर आप दायरा देखें 300 साल अगर हम ले रहे हैं, तो हमारा अगर रिटेल या मॉडर्न रिटेल भी देखें तो बेचारा अभी नया ही है, बहुत पुराना तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और थी कि सर्विस जो है वो एक बड़ी समस्या चीजों में होती है। कम से कम मतलब आपके ऐसे गुड्स हैं कि उसमें सर्विस ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो हैं कंप्यूटर्स बेचते हैं। डेल दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में और अब तो चीन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो कर रहे हैं। ये आफ्टर सेल सर्विस जो है ये भी क्या थ्रू आपके डायरेक्ट सेलर होती है या आपके पास में एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी पूरी एक जमात है जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विस करेगी? आज की तारीख में इंडिया में जो जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, मेरे ख्याल से एएमसी कुकवेयर को छोड़ के जनरली ज्यादातर सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में नहीं है। तो वो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स में जिसमें आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत ही नहीं। 2 कंपनियां हैं, एक एल्किन है जो कि वाटर प्यूरिफायर्स बेचती है, यूरेका फोर्ब्स बेचा करती थी। लेकिन यूरेका फोर्ब्स के अंदर बायबैक का वो प्रधान नहीं है। तो ग्लोबली जैसे एमवे का अगर मैं बात करूं, एमवे के पास डायरेक्ट सेल यानी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है और ग्लोबली इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ, हो सकता है आगे लॉन्च हो।
लेकिन जहां पे भी वो लॉन्च हुए हैं साइमल्टेनियसली एक सेकेंडरी नेटवर्क अपना ही कंपनी ने एस्टैब्लिश करा है, क्योंकि एक वो ब्रांड इक्विटी कभी लूज नहीं कर सकती है कंपनी, क्योंकि आप जो डायरेक्ट सेलर है वो आपसे रिलेटेड है, आपसे का साथ है, तो ही ऑलवेज कम्स बैक टू यू। अगर कुछ भी प्रॉब्लम कस्टमर को हुई तो इसीलिए शायद इंडिया में एम्बे को थोड़ा टाइम लगे इन चीजों को लॉन्च करने के लिए, लेकिन ग्लोबली जहां पे भी एम्बे सेटल हो चुकी है, ये वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर से चाइना में जैसे लॉन्च हुआ है, तो साइमल्टेनियसली एक सर्विस नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोग जो और वो ऐसी चीजें हैं जो कि सर्विसेज चाहती हैं। वाटर प्यूरिफायर जो है वो 3-4 साल आपका कम से कम चलेगा, और एयर प्यूरिफायर है वो चलेगा, तो उसमें आपको एक कंसिस्टेंट वो चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग पे जहां तक लग रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत कम लग रहा है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इन फ्यूचर के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है या अच्छा है कुछ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका तो ये बताएंगे, क्या आप अपने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन मेजर करते हो? हाँ, ये बताइए आप। ओके, हमारा रेपुटेशन स्टडी करते हैं, और मेरे पे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं याद है जो ऑफ द कफ, लेकिन हमारा जो रेपुटेशन स्टडी के हिसाब से ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है, और शायद वो ग्रोथ एक मापदंड कह सकते हैं कि अगर कंपनी 24% से ग्रो कर रही है तो जनरली एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही होगा जो आगे कंज्यूम कर रहा है या आगे रिकमेंड कर रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपनी सेल 20% से बढ़ा सकते हैं, और एक शहर में कंसंट्रेट करें, वहां अनसेटिस्फाइड हो गए कंज्यूमर तो दूसरे शहर में चले जाएं, फिर तीसरे शहर में चले जाएं। इतना बड़ा देश है कि यू कैन कंटिन्यू ग्रोइंग। लेकिन 37% पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग आर सेकंड टाइम बायर्स, तो इसका मतलब 37% लोग जो है, मतलब है 67%, 2/3 Why are they not buying again? Because they must have discovered कि इसमें कोई कमी है, उसे और कुछ मिल गया होगा, तो इसीलिए ना, तो कंज्यूमर को तो बेस्ट डील देखनी है, वो उसकी कमिटमेंट को डायरेक्ट सेलिंग से थोड़ी ना है। पतलून मिल रही है, हाँ, तो आपको 15 पतलून खरीदनी है, अगर आपने 2 बार भी पतलून वो खरीदी, इसका मतलब आपने देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई कमी है, मेरा केवल ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत देश में है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज्यादा मल्टी चैनल से होना चाहिए, यानी कि रिटेलर का रिटेलर से कंपटीशन हो, मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर से हो। डायरेक्ट सेलर भी मैन्युफैक्चरर से कम्पीट कर सकता है, डायरेक्ट सेलर भी रिटेलर से कम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना कंज्यूमर का बोलबाला बढ़ेगा। सर एम्बे जैसी कंपनी है, मींस पीपल को फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है, तो अगर ये इतनी अच्छी है, व्हाई डोंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इट कि हाँ चलो ये ज्वाइन कर लो, बिकम रिच, और फिर देश का भला हो जाएगा। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, देन अ कट ऑफ होलसेलर और डीलर्स जो भी बीच में आते हैं, मीडिएटर्स, दे आर बीइंग कट फ्रॉम द इकोनॉमी, तो उन लोगों का क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन कि एम्बे इतना अच्छा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लेजिटिमाइज यानी रिकॉग्नाइज कर देता कि एम्बे ही नहीं अच्छा, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेम फिलॉसफी पे ऑपरेट करती हैं, और ठीक है एम्बे शायद सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है तो आपका क्वेश्चन इसलिए होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज गवर्नमेंट से कांस्टेंट, और सर जैसे बोले कि रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक कांस्टेंट डायलॉग बना हुआ है कि एक रेगुलेशन आए डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडस्ट्री का स्टेटस देते हुए। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि बीच के इंटरमीडिएटरीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरमीडिएटरीज जो हैं, ट्रेडिशनल चैनल अगर आप लोग किसी भी कंज्यूमर कंपनी का, उनके ओवरऑल इंडिया में सुपर स्टॉकिस्ट 4 या 5 होंगे, ठीक है, उनके फिर स्टॉकिस्ट होंगे 25 या 30 या पर स्टेट एक स्टॉकिस्ट होगा, मान लीजिए 30 है। फिर स्टॉकिस्ट पे होलसेलर होंगे, प्रॉब्ली जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट होलसेलर हो गए, और फिर बेस्ड ऑन कम्युनिटी रिटेलर्स होंगे। तो अगर आप ये पूरा चैनल किसी कंपनी का लोगे और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चैनल लोगे जो डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक्ड है, डायरेक्ट सेलिंग का चैनल इससे कम से कम 4 या 5 गुना बड़ा है। तो भले ही हम इनका कि ये फ्यू इंडिविजुअल्स पे लार्ज सेल नहीं करते, बहुत काफी सारे इंडिविजुअल पे छोटी सेल करते हैं, इसीलिए ये वर्क इंटेंसिव, वर्क फोर्स इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। स्टडी हमें इसमें देख रहा था कि जो गुड्स हैं, अब जिस तरह के गुड्स है उसमें तो आप कर नहीं सकते हैं कि वास्तव में क्या इसका असर और फायदा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है।
कंज्यूमर तक इसलिए पहुंचते, जैसे लिपस्टिक्स अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, हाँ। मान लेते हैं, तो वो जो लिपस्टिक है वो आपको 100 रुपए में भी मिल रही है और 1000 रुपए में भी मिल रही है और डायरेक्ट सेलिंग में ही मिल रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप 100 रुपए की लिपस्टिक लेना चाहते हो या 1000 रुपए की लिपस्टिक लेना चाहते हो। तो उस तरह से करके सब तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे कि हम रिटेल में भी जाएं तो हमारे को 500 रुपए की भी शर्ट मिलेगी और 5000 की भी शर्ट मिलेगी, तो सिर्फ वो फर्क है। कंज्यूमर को बेनिफिट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी आप नहीं मेंटेन करोगे तो प्रोडक्ट चला ही जाएगा मार्केट से। एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे, प्रोडक्ट क्वालिटी भी नहीं है, ऐश्वर्या राय को भी नहीं ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता प्रोडक्ट। इज्जत प्रॉपर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सब पहली जो है चेन थी डायरेक्ट सेलिंग की, और इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। अब तो खैर वो रिटेल में है, दुनिया भर में उनके पड़ जाते हैं। आई थिंक दैट्स वाज हाउ इन इंडियन टर्म्स डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट। नहीं, पर ये पापड़ नहीं बेच रहे हैं, ये तो सब ये बेच रहे हैं वेलनेस के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स ज्यादा से ज्यादा हाई एंड कॉस्मेटिक्स हैं। ये नहीं कि 10 रुपए वाली लिपस्टिक बेच रहे हैं। 10 रुपए की लिपस्टिक मिलती है और बढ़िया लिपस्टिक। लेकिन वो तो वही बात है ना, वो ये कह रही हैं कि अगर आपको हाई एंड प्रोडक्ट में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वैसे ही आपकी डिब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि वो जाकर बाजार से खरीद लेगा आदमी। इधर से हाँ, आप बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, is direct selling targeting on a particular community of people or is it for all? I mean, like most of the people are residing in villages, and you say that your mode of advertisement is just word of mouth. So how can you make consumer aware of your product? ओके, देख, वर्ड ऑफ माउथ अगर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से करीब आज की तारीख में इंडिया में 30 लाख व्यक्ति एसोसिएटेड है। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपके शायद मास मीडिया से काफी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मास मीडिया में आपको थोड़ा सा ही टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है, और 1-to-1 में आपको ज्यादा मिलता है। यस, बात सही है कि टाइम लगेगा गिवन द 120 करोड़ का पॉपुलेशन में। मैं एमवे का एग्जांपल देता हूं। एमवे ने इंडियन मार्केट के लिए अपने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स के सिवा भी इंडियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली जिसे हम बोलते हैं ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट्स, वो लॉन्च करे हैं जो सेम प्राइस्ड हैं जो आपको मास मार्केट में मिलेंगे। तो रियलाइजिंग की एक और मार्केट है जहां पे पोटेंशियल है, जिसके लिए एमवे के ग्लोबल प्रोडक्ट शायद सूट नहीं करते हैं। तो उन्होंने, और हर एक कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करेगी उस चीज को, यानी अगर उन्हें उस कंज्यूमर मार्केट को टैप करना है। तो एमवे ने जैसे करा है, मेरे ख्याल से ऑरिफ्लेम, एवॉन, टपरवेयर, शायद उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली हर एक कंपनी किसी मार्केट सेगमेंट को अगर एड्रेस करने के लिए शायद उन्हें चेंज करनी पड़ेगी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नहीं, पर कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इन 30 लाख में से जो ज्यादा बड़ा नंबर है वो अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट। हाँ, वो तो होगा ही, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है, हाँ। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो रूरल एरियाज के लिए, डिप्राइव्ड एरियाज के लिए, डिप्रेस्ड एरियाज के लिए, जहां इनकम लेवल्स हाई नहीं है उसके लिए नहीं है। अभी ये नहीं, केवल अभी नहीं है, ये केवल जहां पैसा है उसके लिए। एक मिनट रुकिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वहां भी हो रही है। टायर 2 और हिंदुस्तान में जो फर्टिलाइजर है जो किसान खरीदता है वो डायरेक्ट सेलिंग से ही खरीदता है, उसका एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं जाता कि मुझे ये खरीदना नहीं, है। परंतु वो तो होलसेलर और रिटेलर्स की थ्रू ही खरीदता है ना, वो डोर टू डोर सेलिंग से थोड़ी ना खरीदता है या सोशल नेटवर्किंग से थोड़ी ना खरीदता है। गांव के लिए प्रोडक्ट्स होंगे तो गांव वाला भी खरीदेगा। एक भी प्रोडक्ट गांव के लिए हाँ। इनमें से किसी कंपनी ने बेचा हो तो मुझे बताइए आप, एक भी प्रोडक्ट। हमारे एमवे के अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो सोप है, ऑयल है, वो गांव में भी बिकते हैं। और ये कहना कि कितना शेयर है गांव की सेल्स का, बताइए ना। ये कहना कि गांव का, गांव में 23 रुपए खर्च करता है टॉयलेट आर्टिकल की सिर्फ हिंदुस्तानी आदमी जो है, मतलब छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। 23 रुपए पर मंथ। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर आप लोगों ने बात किया पिरामिड वाले के लिए, तो बहुत से लोगों के माइंड में मतलब ये सेट है कि पिरामिड वाला गलत होता है, तो मतलब हमें चेन सिस्टम होना पड़ता है, मतलब एक के नीचे और देने पड़ेंगे। उस बिजनेस से आपका क्या मतलब? बहुत वैलिड पॉइंट है, और मेरे ख्याल से शायद आपने मैंने इश्यू में उठाया था वो। तो वही है कि ये रेगुलेशन वाली बात है। कुछ कंपनियां इस माध्यम को मिसयूज भी करती हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक के नीचे 2 को लाओ, 2 के नीचे 4 को लाओ, और उनका मॉडल इसी चीज पे बेस्ड होता है। इसे एक तरह इंडियन लीगल उसमें और इस स्टडी ने भी हाईलाइट करा है कि ये मनी सर्कुलेशन टाइप का एक बिजनेस शुरू करती है, लेकिन इनका बेस होता है कि व्यक्ति को लाना।
इनका बेस सेल नहीं करना होता। तो ये केवल एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है कि क्या ये बिजनेस सेल्स पे बेस्ड है या व्यक्ति के लाने पे। जल्दी से इनसे यहाँ पे आप डिफरेंशिएट, ये आपकी कंज्यूमर भी हो सकती हैं और आपकी डायरेक्ट सेलर भी हो सकती हैं। What's the difference between direct selling and direct marketing? ये आप बता सकती हैं। डायरेक्ट सेलिंग जैसे हमने बोला कि हम मिलना बहुत जरूरी है, आपस में बातचीत करके तभी हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। और अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से हेल्थ प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है और हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिकते हैं। उसके बाद पर्सनल और वो तो हमारे को डिटेल में भी मिलते हैं। जहां डायरेक्ट मार्केटिंग की वहां पे जरूरी नहीं है कि आप हमारे से मिलें या कोई आपको जाके बेचे, आप फोन पे भी बात कर लेते हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और फोन पे भी कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक दूसरे से मिलकर पूरा समझाकर तभी बेचना है। तो वो एक मेजर फर्क हो जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग आप सिर्फ कैटलॉग से भी कर सकते हो। इसमें ज्यादातर पर्सनल सेलिंग है, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन मेन चीज ये है, पर्सन टू पर्सन है, ताकि आप किसी की गर्दन पकड़ ले कल को गड़बड़ हो जाए तो ये बहुत बड़ा फायदा इसका है। वरना दुकान वाले को कहाँ आप पकड़ते फिरेंगे, ये भी आपकी बात है। लेकिन इससे आपका झगड़ा भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे और किसी को पसंद नहीं आया, ये भी बात है। लेकिन ये सारी चीजें आने वाले दिनों में जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा बेहतर होंगी। और इसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल में फायदा मुझे नजर आता है, वो ये नजर आता है कि हमारे मुल्क में जो तमाम महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, पढ़ी लिखी हैं और उस अपने ज्ञान का जो उन्होंने हासिल किया है, देखिए अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को अपना मोटो बनाया और कंज्यूमर की सेवा अपना ध्येय बनाया और पैसा कमाना एक बाई प्रोडक्ट हुआ, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट प्राइस दे सको तो इससे बढ़िया सेवा तो नहीं है, वो खरीदेगा। और कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर का ओवरऑल बेनिफिट है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मोटी बात यही है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर पर नजर रखने की जरूरत होगी। नए नए लोग जो है मार्केट में आएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें बढ़ रहा है और हमारे इतने बड़े, कोई 2025 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान 5वां सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट दुनिया का होने वाला है और इसमें इसका हिस्सा भी काफी बढ़ सकता है।